गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के पाठ 2 संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग किस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भू संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार लोग दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु को लोग ही संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं। अतः लोग भूमि के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन के रूप में लोग इस अध्याय में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। संसाधन के रूप में लोग के बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक मानव संसाधन है। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि। उस समय हमें ये बहुत बड़ी समस्या लगती है, परंतु जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा और अधिक विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक अन्य तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। मानव ने भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। यही वह पूंजी है जो प्रत्येक वस्तु को किसी भी संसाधन के रूप में परिवर्तित की जा सकती है। यही कारण है कि जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश धनी और विकसित बन गए। हालांकि हमारे देश में इन बातों पर भी अब विशेष जोर दिया जा रहा है। किसी भी देश
का विकास उसकी जनसंख्या की गुणवत्ता पर आधारित होता है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल शिक्षा ने बाद में वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया है। हमने देखा है कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल बल्कि समाज के विकसित विकास में भी शिक्षा का योगदान होता है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया है। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों के लिए वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों द्वारा स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता तथा के साथ केंद्र सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है और इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ने हेतु मुफ्त किताबें, वर्दी और स्कॉलरशिप योजनाएं भी सरकार के द्वारा समय समय पर चलाई गई हैं ताकि शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाया जा सके। स्वास्थ्य किसी भी फर्म का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जिनका स्वास्थ्य खराब हो या स्वस्थ श्रमिकों को के बराबर वे कार्य ना कर पाए? किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। सरकार ने समय समय पर कोशिश की है कि लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को और ज़्यादा से ज़्यादा सुधारा जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण जो आंकने का तरीका है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त ना हो सके।
श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होती है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, तथापि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर किसी समस्या से जूझते रहते हैं, वर्ष में कुछ समय व्यस्त रहते हैं, बुआई कटाई निराई में व्यस्त रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस समय कही जाती है जब लोग किसी भूखंड पर काम कर रहे होते हैं और उतनी जनसंख्या में उन लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए 3 लोग लगे हैं और उसी कार्य को एक आदमी कर सकता हो, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी अथवा छुपी हुई बेरोजगारी होती है। अर्थात वे लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इस तरह से वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण परिघटना है। मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवा ऐसे घूम रहे होते हैं जो कि बिल्कुल बेरोजगार होते हैं। उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं।